को साधने के लिए कभी एनडीए में रहते हैं, कभी महागठबंधन में चले जाते हैं, तो उनकी जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। विगत कुछ वर्षों के दौरान जो है नीतीश कुमार जो परिवर्तन के नाम पर आए थे, उसमें उन्होंने जो शुरुआती दौर में जो पहला 5 साल का जो उनका कार्यकाल था वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन कार्यकाल था। और वो उसके बाद जो है सत्ता हित को साधने में ही वो लगे रहे। विकास के जो कार्य शुरुआत के 5 वर्षों में हुए थे, उसके बाद वो धीरे धीरे एक स्थिर होकर के फिर से बिहार जो है जंगल राज की तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए समता पार्टी आपके बीच आई है एक विकल्प के रूप में। और जहां जहां पर भी हमने प्रत्याशी उतारे थे पिछले लोकसभा चुनाव में, वहां पे हमें एक अच्छा रिस्पांस मिला है और उसी से उत्साहित होकर के हम समता पार्टी 2025 के विधानसभा में सभी विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। मित्रों, आज विकल्प की आवश्यकता क्यों है? आप जब वोट करने के लिए जाते हैं, किसी को भी आप वोट करते हैं तो विकास के मुद्दे पर वोट करते हैं। विकास है कहाँ? अभी एक मित्र ने हमारे अभी बताया है कि फिर से पुल गिर गया है पूर्वी चंपारण में। तो जो भ्रष्टाचार का जो एक माध्यम बनकर के नीतीश कुमार उभरे हैं, उनके खिलाफ भी जन आक्रोश है। अगर लाइवलीहुड की बात करें तो एक आम इंसान को सरकार से दरकार होती है बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और उनका जो सामाजिक संरचना है उनको बरकरार रखे, ये सरकार का दायित्व होता है। सरकार जो है नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार ये सभी कार्यों में विफल हो चुकी है। भ्रष्टाचार चरम पर है, क्राइम कंट्रोल भी आप देख रहे हैं कि उनके बूते से बाहर हो चुका है। डकैती से लेकर के बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं इसी बिहार की धरती पर। और नीतीश कुमार खुद को कहते हैं कि हम तो सुशासन की सरकार चला रहे हैं। अब सुशासन की सरकार में ये सारी चीजें हो रही हैं। मित्रों, हम लोग आए हैं आपके बीच में एक विकल्प को लेकर के कि आप पुनः समता पार्टी को एक बार फिर से अपने बहुमूल्य मतदान के साथ हमें विधानसभा के पटल पर सदन में भेजिए और फिर देखिए कि विकास कैसे होता है। विकास के लिए एक रोडमैप की आवश्यकता होती है। रोडमैप कहने का तात्पर्य यह है कि किस तरीके से जो सरकार का जो कार्यक्रम होता है उसका नीति निर्धारण कैसे होगा। सरकार इसके प्रति कोई ध्यान देती ही नहीं है। बस उनको रहता है कि बस एक फंड आया है शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, सड़क के नाम पर, बिजली के नाम पर, चाहे किसी भी अन्य फंड के तौर पर, तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे करना है यही सिर्फ उनको पता होता है। एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं, पटना शहर में आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि एक नल सड़क बननी है तो पहले वो सड़क बन जाता है, फिर पता चलता है सड़क बन गई तो अच्छी बात है, लेकिन फिर पता चलता है कि अरे उसमें तो भाई ड्रेनेज सिस्टम बना ही नहीं है। तो जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है तो निश्चित रूप से रोड पे तो खराब हो जाएगा। तो उसको फिर से बना बनाया रोड को फिर से वो गड्ढा खनवाते हैं, उसमें पाइपलाइन होता है और फिर से वही रोड फिर से बन जाता है। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है अब तो। अब क्या है कि भारत सरकार जो है उनका एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हर घर पर गैस जो है पहुंचाना है पाइपलाइन के द्वारा। तो अब फिर जब नाला बन गया है तो उसमें अब फिर होता है कि अरे यार पाइपलाइन तो गया ही नहीं है, तो फिर पाइपलाइन के लिए फिर पुनः उसी नाले को खना जाता है। तो कहने का तो, और उसके बाद फिर से उसमें पाइपलाइन डाली जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास विजन नहीं है, डेवलपमेंट का कोई रोडमैप नहीं है, तो पैसों की जो बर्बादी हो रही है। यही कार्य एक काम, यही जो एक रोड बनना था वही एक बार में ही हो जाता। तो कहने का मतलब कि विजन सरकार के पास नहीं है, तभी तो वो ये सारी चीजें कर रही हैं। पहले रोड बना रही है, फिर नाला बना रही है, फिर गैस पाइपलाइन बना रही है, चाहे अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस रोड के माध्यम से वो करवा रही है। तो विजन सरकार के पास नहीं है। अब आते हैं शिक्षा के ऊपर। शिक्षा आपके मौलिक अधिकार में है, ये संविधान का अधिकार, संवैधानिक अधिकार है आपका। शिक्षा की जो व्यवस्था है अभी
जो सरकार में है, जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने शिक्षा को लेकर के ऐसा बेड़ा गर्क किया है बिहार के शिक्षा व्यवस्था का कि जिसका कोई, अगर आप सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो शिक्षकों की कमी, लैब की कमी, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए था एक जो प्राइवेट स्कूल में आम बच्चों को मिल रहा है, तो वही शिक्षा का अधिकार, वही मोडस ऑफ ऑपरेंडी, मोडस ऑफ ऑपरेंडी का मतलब होता है कि क्रियान्वयन की जो है, जो क्या कहते हैं उसको, जो लागू करने के लिए होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी विजिबिलिटी ही नहीं है कि हमको करना क्या, बेहतर शिक्षा कैसे प्रदान करना है। तो आज के डेट में मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं शिक्षा के लिए, तो वो सरकारी स्कूल में निर्धारित है। बहुत सारे सरकारी स्कूल में सिंपल सा आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर की भी कमी है। तो सरकार की ये उदासीनता शिक्षा को जो बेहतर होना चाहिए था उसको दर्शा रहा है कि सरकार ने किस तरीके से शिक्षा का व्यवस्था को जो है चौपट करके रखा है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं विगत 5 वर्षों में कहीं ना कहीं जाकर के जितने भी परीक्षाएं हो रही, जो सरकारी नौकरियों के लिए हो रही है, सबके प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक होने में क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे जो कलर टाइप के जो अधिकारी हैं उन्हीं को फंसाया जा रहा है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उनको तो पकड़ा ही नहीं जाता है, और उसके बाद फिर से वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम सरकार जो है छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। अब आ जाते हैं बेहतर स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य पर। बेहतर स्वास्थ्य भी आपके मौलिक अधिकार में ही होता है, शामिल है। ये संविधान में बेहतर स्वास्थ्य के लिए खंड में उल्लेखित है कि भारत के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है करके देने की जिम्मेवारी जो है वो सरकार की है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज से लेकर के पीएचसी तक यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक अगर आप चले जाएं तो कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना आपको बेहतर इलाज की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना डॉक्टर्स की व्यवस्था है, ना दवा की व्यवस्था है। अभी क्या हो रहा है कि एक गरीब से गरीब आदमी भी सरकारी अस्पताल में जाने से डरता है, और वो बेहतर होता है कि सोचता है कि किसी न किसी तरीके से चलो भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज कराया जाएगा। तो ये जो सरकार की जो क्रिया का काम करने की जो तरीका है ना, इस पर हम लोग हमेशा से ही सवाल उठाते रहे हैं और आगे भी सवाल उठाते रहेंगे कि सरकार क्यों नहीं सरकारी अस्पतालों को एक बेहतर विकल्प के रूप में जनता के बीच में प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है, बिहार की आम गरीब जनता को मजबूर किया जा रहा है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ बढ़िए। जो सरकार का जो योजना चल रहा है आयुष्मान भारत वाला जो योजना चल रहा है, आप अगर उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर है तो आयुष्मान योजना जो भारत सरकार का चल रहा है उसी में है। ये एक तरह के एक जाल है जिसमें फंसाया जा रहा है सभी लोगों को, ताकि वो जो आपको 5 लाख रुपए का जो दे रहे हैं पर परिवार, जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड है, वो 5 लाख रुपए का सरकार देती है कि आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी सरकारी अस्पताल से लेकर के प्राइवेट अस्पताल तक में आप कहीं पर भी करवा सकते हैं। देखिए, इसको बहुत बड़े स्तर पर समझने की आवश्यकता है। अगर मान करके चलिए कि सरकार जो है अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर सुदृढ़ कर दे और मेडिकल कॉलेजेस में चाहे पीएचसी में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, जैसे दवा की, एम्बुलेंस की, डॉक्टर्स की, अगर इसको भी कर दे तो आयुष्मान कार्ड का कोई आवश्यकता नहीं होता है। ठीक एक आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से सरकार आपके साथ खेल खेलती है। एक हरियाणा में एक सरकार ने स्कीम लाया था कि अगर सरकार की जो सरकारी स्कूल हैं उसमें अगर आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उनके माता पिता और अभिभावक अगर उससे संतुष्ट नहीं है शिक्षा व्यवस्था से, ये ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ आपको, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो हरियाणा प्रदेश कार्यालय में हरियाणा प्रदेश सरकार ने एक शिक्षा के लिए एक नीति का गठन किया था, उसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बता। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर आप सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो शिक्षा है उस पर अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ जाइए।
उसमें क्या होगा, तो भाई बच्चे के जो गरीब अभिभावक, उनके पास पैसा तो है नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा जो है आपके बच्चे के अकाउंट में, जिस स्कूल में उनका नामांकन होगा, दाखिला होगा, जो प्राइवेट स्कूल में, प्रति बच्चा 1,000 रुपया आपको मासिक शुल्क जो है दिया जाएगा। इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था, हम लोगों ने भी उस पर चर्चा करी थी। तो उसका निष्कर्ष बड़ा सिंपल आया कि अगर मान करके चलिए कि सारे बच्चे, क्योंकि शिक्षा को लेकर के आज जो व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा, तो प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं उससे बहुत बेहतर होता है, उस कंडीशन में है। तो सारे अभिभावक जो हैं वो आगे निरंतर बढ़ जाएंगे कि ठीक है, हमको तो सरकार पैसा दे ही रही है, 1,000 रुपया मासिक शुल्क के रूप में अगर हमको दे रही है, तो क्यों ना हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल की तरफ ही बढ़ाएंगे। ये निजीकरण का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है केंद्र सरकार का भी। उसमें आगे चल करके क्या होता है कि सारे बच्चे 2 साल, 5 साल, 10 साल में सारे बच्चे मूव कर जाते प्राइवेट स्कूल्स की तरफ। और जो भी सरकारी व्यवस्थाएं थी, चाहे वो जो शिक्षक थे, क्योंकि अब शिक्षक, मान लीजिए कि विद्यालय है आपके बगल में, अगर इसमें बच्चे ही नहीं आएंगे तो इनको तो सरकार को अप्रोप्रिएट को बंद करना पड़ेगा। तो जो इस स्कूल के डिपेंडेंट थे, जैसे जो शिक्षक थे, चाहे जो स्टाफ थे, जो क्लर्क था, जो प्रिंसिपल थे, जो स्कूल में चला रहे थे, एक तो उनको रोजगार नहीं मिलता। दूसरा चीज क्या है कि सरकार जो है इसको फिर वो लीज पर कर देती। ऐसा वो प्रावधान में भी था कि अगर मान करके चले कि किसी सरकारी स्कूल में, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च शिक्षा विद्यालय जो भी हो, उसमें अगर बच्चे सारे के सारे चले जाते हैं, तो विगत 5 वर्षों 10 वर्षों के कार्यकाल के बाद, जब तक कि सारे बच्चे नहीं चले जाते हैं, तो उस स्कूल को सरकारी जो है लीज दे देगी, सरकार लीज पर दे देगी प्राइवेट स्कूल को ही फिर तो डेवलप करने के लिए। तो ये जो सरकार की जो मानसिकता है ना, उसके खिलाफ भी आपको जन जागरूक होना पड़ेगा कि किस तरीके से सरकार आपके हितों को ध्यान में न रखते हुए अपने हित को ध्यान में रख करके वो आपके ऊपर लाद रही है सारे सिस्टम्स को। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जो एक विकल्प के रूप में देखना चाहते थे, जो समता पार्टी को, जो आपने अपना बहुमूल्य वोट जो दिया था, आप फिर से पुनः जो है समता पार्टी को एक बार फिर से आप बहुमूल्य वोट करके और हमें सत्ता में लेकर के आइए, और फिर देखिए कि विकास कैसे नहीं होता है। विकास करने के लिए सबसे बड़ा जो चीज है वो है इच्छा शक्ति। तो सरकार की जो है इच्छा शक्ति ही नहीं है कि हमको विकास करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ काम चलाओ व्यवस्था कर देनी है, ताकि सरकार, अगर आप देखिए, आप समझदार अगर